हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू एंड पीसीएस। तो दोस्तों हम लोग आगे अपनी इस चैप्टर के डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और इस लेक्चर में हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। हमने वैसे एक रफ ओवरव्यू तो देख ही लिया था कि अंग्रेज़ों के आने से पहले हमारा जो देश था वो किस तरीके से उन्नति करता था, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उसको महारत एक हासिल थी और वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद इन लोगों ने जो टू फोल्ड पॉलिसी अपनाई, जिसमें इन लोगों ने कोशिश करी कि कैसे न कैसे करके इंडिया को कन्वर्ट करा जाए इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स टू ब्रिटेन एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। इसकी वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी की हालत पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई और वो चरमरा गई। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। इंडिया की जो इकॉनमी है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के टाइम पर वो ज़्यादातर एग्रेरियन थी। इसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा बात करी थी। लगभग 85% जो भारत की जो आबादी थी वो गांव में रहती थी और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोग जो थे अपना जो गुजारा है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से डिराइव कर देते हैं, राइट। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर सच में जो है लोगों का जो मेन व्यवसाय था, जो मेन उनके कमाई का साधन था या जो उनका रोटी का साधन था, वो अगर सच में खेती बाड़ी था और 85 से 90% लोग अगर इस सेक्टर के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली एंगेज्ड हैं, तो ये सेक्टर जो है उस ज़माने में जीडीपी या फिर नेशनल इनकम की बात करो या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करो, उसमें तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए था। पूरे देश की आबादी 85 से 90% जिस सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व है, तो उस सेक्टर के अगर हम लोग रेशियो को निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन पर आउटपुट, तो जो आउटपुट निकल कर आएगा वो तो फिर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होना चाहिए। लेकिन ऐसा था नहीं। और मैंने आपको ये बताया था कि बहुत सारे जो लोग हैं वो मजबूरी के कारण एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड थे या फिर एंगेज थे, क्योंकि ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड अवेलेबल नहीं थे। ठीक है, तो डिस्पाइट बीइंग द ऑक्यूपेशन ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन, जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो स्टैग्नेशन सफ़र करता रहा और बर्बादी के रास्ते पर भी जाता रहा। स्टैग्नेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है कभी भी इकोनॉमी की टर्म्स में, जब इसको हम वर्ड को यूज़ करते हैं, जहाँ से फर्दर ग्रोथ एंड प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं होती है। इकोनॉमी हमेशा ना 3 फेजेस में वर्क करती है। ये वाली बात आप याद रखना, मैं आपको बता देता हूँ। इकोनॉमी हमेशा 3 फेजेस में वर्क करती है। एक होती है इकोनॉमी स्टैग्नेंट, जो कि ना ऊपर बढ़ रही है ना नीचे गिर रही है। एक इकोनॉमी होती है जब वो ऊपर बढ़ रही होती है, आसमान की ऊंचाइयों को छू रही होती है, उसको हम कहते हैं इकोनॉमी कर रही है बूम। और ये जो फेज होता है जब इकोनॉमी नीचे गिरती है, उसको हम कहते हैं इकोनॉमी के अंदर आ गया एक प्रकार का डिप्रेशन। तो पहले तो जो इंडियन इकोनॉमी थी इस टाइम पर, वो पहले तो स्टैग्नेशन के फेज में थी और स्टैग्नेशन के फेज से होते हुए वो फिर डिटोरेट होती रही, बर्बादी के रास्ते पर जाती रही, गिर गई यानी कि वहाँ से। ठीक है, अब इसके पीछे प्रमुख कारण क्या थे, और सोच के देखो, ये वाली लाइन चौंकाने वाली इसलिए है कि चलो लोग कम एम्प्लॉयड होते, कम एंगेज होते एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, तो हमें समझ में भी आता है कि इंडियन इकोनॉमी स्टैग्नेट हो गई है, डिटोरेट हो गई है। लेकिन 85% से ज़्यादा लोग इस सेक्टर के अंदर एंगेज्ड हैं। उसके बाद एक अच्छा आउटपुट तो छोड़ ही दो, ये सेक्टर स्टैग्नेशन और डिटोरेशन सफ़र कर रहा है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो थी। दो इन एब्सोल्यूट टर्म्स ये जो सेक्टर है इसने कुछ ग्रोथ हासिल तो करी, क्योंकि एग्रीगेट एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ गया था, यानी कि वो आपसे कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये ओवरऑल कम थी। जैसे ही एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का एरिया बढ़ा, यानी कि पहले मान लो कि हिंदुस्तान में
पूरी ज़मीन पर इतने एरिया पर खेती होती थी, तो अंग्रेज़ों के टाइम पर आते आते अब ये जो एरिया था खेती बाड़ी के लिए जो अवेलेबल था, वो इतने से लगभग इतना हो गया, काफ़ी बड़ा हो गया। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर देखा जाए तो ये तो आप, बट ऑब्वियसली बात है, आप ये पता लगा सकते हो कि अगर इतने क्रॉप फील्ड पर ओवरऑल जो देश में जो अवेलेबल है खेती बाड़ी करने के लिए इतनी फील्ड, तो इससे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी प्राप्त होगी, और अगर फील्ड को इतना एक्सपेंड कर दिया जाए, इतना बड़ा कर दिया जाए, तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो तो एज कंपेयर टू पिक्चर ए, पिक्चर बी में तो वो ज़्यादा ही होगी। अगर हम यहाँ पर केस ए की बात करें जहाँ पर लैंड इतना अवेलेबल है, और केस बी में अगर लैंड थोड़ा सा बढ़ गया है, तो ऑब्वियसली बात है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, एब्सोल्यूट टर्म्स में ज़्यादा अनाज ग्रो हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा अनाज ग्रो हो रहा है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वैसे तो कम थी, लेकिन वो ये कह रहा है राइटर आपसे, इस सेक्टर ने कुछ ग्रोथ ज़रूर हासिल करी ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ एग्रीगेट एरिया अंडर कल्टीवेशन। अब ये एग्रीगेट एरिया मतलब बेसिकली क्या है, पहले जो लैंड आइडल पड़ा रहता था, खाली पड़ा रहता था, अंग्रेज़ों ने बड़े सारे हथकंडे अपनाकर उसको खेतीबाड़ी में कन्वर्ट करने की कोशिश करी। अगर आप लोग मेरे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर्स को देखोगे या फिर थोड़ी बहुत हिस्ट्री आपने कभी भी पढ़ी हो, आपको अंग्रेज़ों की एक रणनीति के बारे में पता होगा बहुत अच्छी तरीके से। अंग्रेज़ों को ये लगता था कि अगर चवन्नी भर का भी और 1 रुपये का भी कहीं से भी फ़ायदा हो रहा है, तो उस फायदे को निचोड़ लिया जाए, उस फायदे को वेस्ट ना होने दिया जाए। तो जो भी लैंड हमारे देश में खाली पड़े रहे, बंजर ज़मीनें थी, अंग्रेज़ों ने वहाँ पर कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़रूर करवाई, ताकि वहाँ से किसी ना किसी प्रकार की आमदनी जो है वो जनरेट होती रहे। लेकिन फिर भी ये सिर्फ लैंड को एक्सपेंड करने से हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अच्छी हो गई थी या फिर ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी। ऐसा नहीं था। ग्रोथ एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें बढ़ती हुई तो दिखी क्योंकि एरिया बढ़ा, लेकिन फिर भी घुमा फिरा के वही वाली बात, ये सेक्टर फिर भी स्टैग्नेशन सफ़र कर रहा था। अब इसके पीछे बड़े सारे रीजंस थे, और उनमें से जो प्रमुख कारण था वो था वेरियस सिस्टम्स ऑफ लैंड सेटलमेंट, जो कि अंग्रेज़ों ने इंट्रोड्यूस करे थे हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में। अब ये जो शब्द है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात प्लीज़, पूरा फोकस लगा के, अलग अलग तरह के ये जो लैंड सेटलमेंट वाले जो सिस्टम्स हैं, इसके अंतर्गत, इस हेडिंग के अंतर्गत मैं आप लोगों को अलग अलग अंग्रेज़ों की पॉलिसीज पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। लैंड सेटलमेंट यानी कि आपका एक आंसर है कि अगर आपसे कोई पूछे कि एग्रीकल्चर सेक्टर स्टैग्नेशन क्यों सफ़र कर रहा था, उसका आंसर है कि अलग अलग तरीके के लैंड सेटलमेंट सिस्टम्स जो अंग्रेज़ों ने इंट्रोड्यूस करे थे। अब आपसे कोई पूछे कि अलग अलग तरीके के लैंड सेटलमेंट सिस्टम्स थे कौन से, तो उसका आंसर अभी 11th क्लास की इकोनॉमी की एनसीईआरटी के हिसाब से आपके पास 2 आंसर है इसके अलग अलग तरीके के लैंड सेटलमेंट जो थे। एक आपके पास आंसर होगा नंबर 1 जमींदारी सिस्टम, और दूसरा रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले हम लैंड सेटलमेंट सिस्टम के अंतर्गत जमींदारी सिस्टम को पढ़ते हैं। देखो, आपको पता है जमींदार्स को आम भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, आप कैसे डिफाइन करोगे जमींदार्स को? लैंड होल्डर्स तो छोटे कल्टीवेटर्स भी हो सकते हैं, बिग लैंडलॉर्ड्स इन एरिया, ठीक है। बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, उसको हम लोग कहते हैं, उनको हम कहते हैं जमींदार्स। जमींदार जो थे, इनके ऊपर भी एक बंदिशें जो थी वो अंग्रेज़ों ने जकड़ रखी थी, वो ये थी कि इनको भी रेवेन्यू जो है वो शेयर करना पड़ता था अपना अंग्रेज़ों के साथ। तो इसलिए इनका बेसिकली फोकस यही रहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को हड़पा जाए छोटे और मझले किसानों से ज़्यादा उन पे वहाँ पर काम कराया जाए, कैसे ना कैसे करके उनको रेवेन्यू फेयर टर्म्स में ना बांटा जाए, कल्टीवेटर्स को, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को, और हम अपनी जेबें भरें, ताकि जो हमने जेबें भरी हैं उससे कुछ हिस्सा हम अंग्रेज़ों को दें और वो सेटिस्फाइड रहे और हमारी ज़मीन को हमसे वापस ना लें।
क्योंकि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में आप एक चीज जानते हो जिसका आंसर कल श्रेया ने भी दिया था, वो था सनसेट क्लॉज या फिर सनसेट लॉ। जमींदारों को भी एक फिक्स पेमेंट अंग्रेजों तक जो पहुंचानी पड़ती थी उसका एक फिक्स टाइमिंग, एक फिक्स डेट होती थी, और अंग्रेज कैसे भी कर वहां पर किसी भी प्रकार की कोई किंतु परंतु नहीं करते थे कि आप कोई बात नहीं लेवरेज ले लो थोड़ी सी, कल परसों दे देना, बाद में दे देना, चलेगा थोड़े टाइम बाद दे देना, 4 घंटे बाद दे देना। अगर वहां तक उन तक रेवेन्यू नहीं पहुंचा उनका जो पहुंचना चाहिए था, तो जो ज़मीन है ज़मींदारों की वो अंग्रेज़ों के हाथ चली जाएगी, और ज़मींदार ये कैसे भी करके अपने प्रेस्टीज को, अपनी पावर को, जिस गांव में उनका वर्चस्व है उसको खोना नहीं चाहते थे। यहां तक बात क्लियर हुई? अब जमींदारी सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, जमींदारी सिस्टम वैसे तो हमें देश के अलग अलग कोनों के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसके इम्प्लीमेंटेशन से जो दर्दनाक स्थिति जो पैदा हो रही थी वो हुई थी बंगाल प्रेसिडेंसी में, जो कि आज के टाइम के हमारे जो इंडिया के ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो इसका पार्ट थे। बंगाल प्रेसिडेंसी का मतलब पश्चिम बंगाल नहीं होता है। बंगाल प्रेसिडेंसी मतलब, देखो अंग्रेज़ों ने 3 प्रेसिडेंसीज बनाई थी अपनी 3 अलग अलग हिस्सों में भारत के, जो कि उनके 3 अड्डे हुआ करते थे। अगर हम यहाँ पर भारत का नक्शा बनाकर अगर उस चीज़ को डिपेक्ट करें तो हमें पता लगेगा। बताओ कौन कौन सी प्रेसिडेंसीज? वेस्टर्न इंडिया में कौन सी प्रेसिडेंसी? एक वेस्टर्न इंडिया में थी, एक सदर्न इंडिया में थी, एक ईस्टर्न इंडिया में थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी वेस्टर्न इंडिया के अंदर, ईस्टर्न इंडिया के अंदर इनकी थी बंगाल प्रेसिडेंसी, और सदर्न इंडिया के अंदर इनकी थी मद्रास प्रेसिडेंसी। इसका कहने का मतलब ये है फायका, ये इनके 3 अड्डे थे, ठीक है, जहां से ये हिंदुस्तान को 3 दिशाओं से उसका नाप तोल करके हुकूमत अच्छे से चला सकते थे। सारे लोग इस बात के ऊपर एग्री करते हो, बट ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। अब जो जमींदारी सिस्टम जो इम्प्लीमेंट हुआ और जिसका इम्प्लीमेंटेशन हमें थोड़ा सा डिटोरेटिंग इम्पैक्ट के साथ देखने को मिला, वो था ज़्यादातर जो इम्प्लीमेंटेशन इसकी थी वो थी बंगाल प्रेसिडेंसी में। तो यहाँ पर होता क्या था, एग्रीकल्चर सेक्टर से जो भी प्रॉफिट आता था, खेती बाड़ी हो रही है तो कुछ ना कुछ रेवेन्यू तो जनरेट होगा ना, खेती होगी, फसल कटेगी, फसल बाजार में बिकेगी, उससे पैसा आएगा। जो एक्चुअली में खेती बाड़ी को पूरा का पूरा कैरी आउट करते थे ग्राउंड लेवल पे, जिसको हम लोग कहते हैं, मैं इसको मार्क कर देता हूँ पिंक कलर से, जिनको हम कहते हैं कल्टीवेटर्स, वो पैसा या प्रॉफिट की एक भी बूंद या कुछ परसेंटेज कल्टीवेटर्स के पास ना जाकर पूरी की पूरी जेबें जमींदारों की भरती थी, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी यहाँ पर आपको नहीं बता पाएगी, जैसे सनसेट लॉ वाली बात, या फिर इनको फिक्स टाइम पर अपना जो है, अभी हम पढ़ेंगे फिक्स टाइम पर जो रेवेन्यू देने वाली बात है ना, वो रेवेन्यू सेटलमेंट के अंतर्गत आती है वैसे, और इसी से सनसेट लॉ जो है आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ज़मींदारों के हाथ भी बंधे हुए थे इस सेंस में कि इनको भी अपना एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू अंग्रेज़ों तक पहुंचाना पड़ता था, अदरवाइज इनके जो एस्टेट्स हैं, जो इनकी ज़मीन है, जो इनकी एस्टेट्स हैं, जो इनकी ज़मीन है, वो अंग्रेज़ किसी और ज़मींदार को दे देंगे, वो अंग्रेज़ किसी और ज़मींदार को दे देंगे थ्रू विच सिस्टम। ये होता कैसे था, एक ज़मींदार अगर पेमेंट फेल कर गया देना अंग्रेज़ों को, अंग्रेज़ उसको कोई लेवरेज नहीं दे रहे हैं, कोई प्यार नहीं है ज़मींदारों से अंग्रेज़ों को, लेकिन ज़मींदार मजबूरन वर्ष कारणवश छोटे और मझले किसानों का, कल्टीवेटर्स का शोषण इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पेमेंट पहुंचानी है अंग्रेज़ों तक, और अंग्रेज़ों तक पेमेंट नहीं पहुंची तो उस ज़मींदार से उसकी लैंड, उसका एस्टेट ले लिया जाएगा और किसी और ज़मींदार में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। वो सिस्टम कौन सा होता था, कैसे करा जाएगा? थ्रू ऑक्शनिंग। बोली लगेगी ना, कल ही तो बताया था मैंने।
बंगाल प्रेसिडेंसी में बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट वगैरह में यहाँ पर ऑक्शनिंग होती थी कि नहीं होती थी एस्टेट्स की, है ना? ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्शनिंग के थ्रू नए जमींदारों को पुराने जमींदारों की जमीन दी जाएगी कि तुम रेवेन्यू निकाल कर दे सकोगे क्या हमें। तो अंग्रेजों को इसका मतलब जमींदारों से प्यार नहीं था और जमींदार मजबूरन और कारणवश शोषण करते थे छोटे और मझले किसानों का और कल्टीवेटर्स का। अब जमींदारों का जब पूरा फोकस, ध्यान से समझना मेरी बात प्लीज, फुल कंसंट्रेशन के साथ, जमींदारों का जब पूरा फोकस ही इस चीज पर आ गया कि हमें दिन रात रेवेन्यू निकालना है, रेवेन्यू को एक्सपेंड करना है, अपनी जेबें भी भरनी है, अंग्रेजों तक टाइम पर पैसा पहुंचाना है, नहीं पहुंचाया गया तो हमारी ज़मीन हमारा लैंड उनका हो जाएगा। जब उनकी पूरी मानसिकता पूरे दिन इसी चीज़ को लेकर डामाडोल होती रहती थी तो कैसे वो सोच सकते हैं, अंग्रेज़ों को तो भूल ही जाओ, लेकिन ज़मींदार भी जो हिंदुस्तानी थे वो भी कैसे सोच सकते हैं कि हम कुछ भी स्टेप लें, कुछ भी प्रयास करें कि एग्रीकल्चर की कंडीशन को इम्प्रूव करें। इसलिए ना ही कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, अंग्रेज़ों को तो भूल ही जाओ, ना ही ज़मींदार ने, क्योंकि वो पूरे दिन डामाडोल करके उलझे हुए हैं, है ना, कि हम कैसे रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करेंगे, कैसे लैंड को एक्सपेंड करेंगे, कल को जो सनसेट लॉ के अंतर्गत हम फेल ना कर जाए इतना रेवेन्यू देना। ये सब चीज़ों से जो डर जो इनको लगा ज़मींदारों को, तो ना ही ज़मींदारों ने और अंग्रेज़ों को तो भूल ही जाओ, इन दोनों कैटेगरी के लोगों ने किसी भी प्रकार का कोई प्रयास नहीं करा एग्रीकल्चर की सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए। अब एग्रीकल्चर की सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि उस जमाने का एग्रीकल्चर जो बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए इरिगेशन फैसिलिटी डिमांड कर रहा था, जो आबादी को बढ़ते हुए देख डिमांड कर रहा था कि टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन हो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, जिससे जो फसल है उसकी पैदावार बहुत अच्छी हो, क्रॉप्स के ऊपर जो कीड़े मकोड़े हैं वो ना लगें, ठीक है, कीटनाशकों का, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल हो। लेकिन अंग्रेज़ों की तो धरती थी नहीं है हिंदुस्तान, और ज़मींदारों की जिनकी धरती थी उनको ये लगता था ग्राउंड लेवल पर जाकर हमने थोड़ी ना हल चलाने हैं, हमने थोड़ी ना खेतों को जोतना है, तो वो कल्टीवेटर्स हमारे काम कर लेंगे। और ये सिचुएशन, ये मंजर कि शोषण छोटे और मझले किसानों का या कल्टीवेटर्स का किस कदर होता था, इसी की वजह से एक सिस्टम यहाँ पर पैदा हो जाता है कि जमींदारों के हाथ बंधे हुए हैं, उनको सनसेट लॉ के अंतर्गत फिक्स रेवेन्यू वहाँ पर पहुँचाना है, नहीं पहुँचाया गया तो ज़मीन अंग्रेज़ों की हो जाएगी और वो ऑक्शन के थ्रू नए जमींदारों को हायर करके उनको ज़मीन दे देंगे। ये वाली बात आपको क्लियर हो गई है, काफ़ी बात मैं रिपीट कर चुका हूँ। लेकिन इससे एक सिस्टम पैदा होता है कि जमींदार ना, जो कल्टीवेटर्स इनके खेत को जोतते थे, फसल की पैदावार को अच्छा करते थे, इनके लिए फसल उगाते थे, उनको भी उनका फेयर शेयर नहीं देते थे और कभी कभार तो काम करवा लेते थे और पैसा देते ही नहीं थे। और उस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स लेबर को क्या कहते हैं, ये वर्ड सुना है, बेकार सिस्टम, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, फोर्स लेबर। ये भी इस टाइम पर एक इम्पैक्ट की फॉर्म में, एक रिपरकशन की फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, बेकार सिस्टम। अब देखो, मेन इंटरेस्ट जमींदार का था कि रेंट को कनेक्ट करना, रेंट को कलेक्ट करना, और जमींदार जब रेंट को कलेक्ट करते थे उनको कुछ लेना देना नहीं था कि इकोनॉमिक कंडीशन कल्टीवेटर्स की क्या चल रही है। कल्टीवेटर से एक बारी जान लो कि इस साल वर्षा, बारिश अच्छी हुई है कि नहीं हुई है, ज़मीन उपजाऊ थी कि नहीं थी, क्या तुम्हारे पास इतना पैसा था कि तुम खेत में सीड्स को सो करने से पहले तुमने उसको जो जोता, पूरी सिंचाई करी, वो अच्छे से हो पाई, क्या जब बारिश अच्छी हुई, फसल की पैदावार अच्छी उम्मीद करी जा रही थी, आंधी तूफान आने की वजह से हार्वेस्टिंग से पहले वो परिस्थिति बदल तो नहीं गई, कीड़े मकोड़े तो नहीं लग गए फसल पे। कल्टीवेटर्स के किसी भी रीजन को जब वो ये बताएं कि मालिक फसल की पैदावार अच्छी नहीं हो पाई है, जमींदार अपने कान बहरे कर लेते थे। लेकिन ये वाली बात अब आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, जमींदार के कान बहरे होने के पीछे कारण ये था कि जमींदारों को खुद भी एक डेडलाइन महसूस हो रही है जिसके अंतर्गत उनको फिक्स रेवेन्यू अंग्रेज़ों तक पहुंचाना है, अदरवाइज
वो अपने गांव में जो वर्चस्वधारी जमींदार बनकर रह रहे हैं वो नहीं रह पाएंगे। इसकी वजह से हद से ज़्यादा मिजरी, सोशल टेंशन हुई कल्टीवेटर्स की ज़िंदगी में। और ये वो सिनेरियो था जहां पर केसेस आए इस ज़माने में भी फार्मर्स सुसाइड, आत्महत्या करने पर छोटे और मझले किसान और कल्टीवेटर्स मजबूर हो गए। ये हुआ पहला सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट, जमींदारी सिस्टम, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा स्टैग्नेशन के रास्ते पर था और गिर रहा था, डाउनफॉल हो रहा था उसका, डिटोरेशन, बर्बादी के रास्ते पर था। पहला रीजन समझ में आया अच्छे से? सारे एस्पेक्ट्स मैंने कवर करा दिए हैं, क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट रीजन पढ़ते हैं, रेवेन्यू सेटलमेंट। ये तो अब आप जान गए हो कि फिक्स डेट पर रेवेन्यू देना पड़ेगा, तो इसको मैं मार्क कर देता हूं जरा। ये दूसरा रीजन है आपका रेवेन्यू सेटलमेंट, ठीक है। रेवेन्यू सेटलमेंट भी रिस्पॉन्सिबल था कि कैसे जमींदार इस प्रकार का एटीट्यूड अपना रहे हैं कल्टीवेटर्स के प्रति। जमींदारों के ऊपर वक्त की एक तलवार जो है वो मंडराती रहती थी। डेट जो थी फिक्स करी जाती थी अंग्रेजों के द्वारा कि तुम्हें इस डेट पर इतने बजे, देखो यहां पर अगर हम रेवेन्यू सेटलमेंट के साथ श्रेया ने जैसा कि कल हमें बताया था सनसेट लॉ को भी जोड़, सनसेट लॉ या सनसेट क्लॉज को अगर जोड़ दें तो डेट तो फिक्स करी जाती थी, डेट के साथ लेकिन श्रेया वक्त भी फिक्स करा जाता था, है ना। नो लेवरेज विल बी ग्रांटेड टू द कल्टीवेटर्स, या फिर जमींदारों को भी नहीं मिलेगा। कल्टीवेटर्स की बात तो चलो बाद में है, कल्टीवेटर्स के ऊपर तो जमींदार शिकंजा अपनाएंगे, पकड़ बनाएंगे, लेकिन जमींदारों के ऊपर जो वक्त की तलवार जो लटक रही है वो अंग्रेजों की वजह से लटक रही है। तो डेट प्लस टाइम फिक्स करा जाता था कि आपको इतना इतना रेवेन्यू जो है वो देना है और इतना फिक्स रेवेन्यू देना है। अगर आप इस चीज़ में फेल कर जाते हो तो ज़मींदारों के जो लैंड राइट्स हैं वो चले जाएंगे और उनकी जो ज़मीन है वो किसी नए ज़मींदार को दे दी जाएगी। किसके थ्रू, कौन से माध्यम के थ्रू? ऑक्शनिंग। ऑक्शनिंग समझते हो ना, बोलियां लगना, है ना। अब पहला हमने रीजन क्या पढ़ा कि एग्रीकल्चर सेक्टर के डिटेरियोरेशन और स्टैग्नेशन के पीछे क्या रीजन था? अलग अलग तरह के लैंड सेटलमेंट सिस्टम और इस पॉइंट के अंदर आप कौन से दो पॉइंट्स को एक्सप्लेन करोगे? जमींदारी सिस्टम और रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम। इसलिए गुंजन मैंने आपसे बोला था कि एनालिसिस के बाद आप अपना आंसर लिखा करो। आपके आंसर में ना पॉइंट्स थे लेकिन रैंडम थे, सारे पॉइंट्स वो ठीक हैं, रैंडम थे लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं है आपका आंसर, ठीक है। तो पहले लेक्चर को खत्म होने के बाद आंसर राइटिंग करा करो। और जो देखो, मुझे रैंडम कोई भी क्वेश्चन मत भेजना, ना मेरे पास इतना, सबको बोल रहा हूँ, ना मेरे पास इतना टाइम होता है, ना मेरे पास इतना वो है पेशेंस है कि मैं आपके रैंडम आंसर्स को चेक करूँ। जो क्लासेस के साथ साथ चल रहा होगा, जो मैं दूंगा, सिर्फ उसी के साथ रिदम से रिदम बनाकर चलना। मैं 30 स्टूडेंट्स की पर्सनल आंसर राइटिंग को आप रैंडमली कुछ भी कभी भी पढ़ रहे हो, मैं वो क्रॉस चेक नहीं कर सकता हर टाइम पर, ठीक है। हाँ, जो लोग मेरे साथ रिदम में है, जैसे अब फायका का मुझे पता रहता है कि क्या चल रहा है, ईशा का पता रहता है क्या चल रहा है, तो इन पे मेरी कांस्टेंट नजर रहती है कि हाँ यार, मैं इनसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब ये नेक्स्ट चैप्टर पे या नेक्स्ट चीज़ पे प्रोसीड करने वाले होंगे। डाउट्स आप पूछो, लेकिन आप आंसर्स लिख लिख कर हर बार मुझसे चेक मत करवाना। वो तब करवाना जब मैं आपको काम दूँ करने को या फिर वो दूँ। ये एक छोटी सी डेडलाइन है और ये सिर्फ डेडलाइन मैं आपसे तब मांग रहा हूँ जब बच्चों का 2024 का प्रीलिम्स नहीं हो जाता जब तक, ठीक है। उसके बाद मैं फ्री हूँ, फिर आप मुझसे फिर कभी भी पूछ सकते हो। अभी लेकिन 2024 वालों पे मुझे खास करके फोकस करने की नीड है, ठीक है। बाकी डाउट्स आप जितने मर्जी भेजो, ऑडियो जितनी मर्जी भेजो, लेकिन एक बात याद रखना, एडमिनिस्ट्रेटर की तरह मुझे कोई भी डाउट आप अपने रेस करा करो। लंबे लंबे चिट्ठे आप मुझे भेजोगे, मैं वो नहीं पढ़ता हूँ, मैं मैसेज देख के डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। आप लंबी लंबी मुझे ऑडियो भेजोगे, मैं 1.5x 2x पे चलाकर मैं समझ आता हूँ आपका सवाल जो है वो तकियालूसी है, मैं उसको नहीं सुनता हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप जो लंबी चौड़ी आपको मुझसे बातें कहनी है, आप शॉर्ट में कहो तो मैं आपको एंटरटेन करूंगा, अदरवाइज आपके डाउट की कोई जगह नहीं है मेरी लाइफ में, ठीक है। फिर आप वो खुद एड्रेस करो, क्योंकि मेरे पास वक्त की बहुत ज़्यादा कमी है जब तक 2024 के बच्चों का, ये प्रीलिम्स वाले बच्चों का पेपर नहीं हो जाता।
तो उसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, बुरा मानना है तो छत से कूद जाओ आप, ठीक है। तो पहला हमने रीजन पढ़ा वेरियस सिस्टम्स ऑफ लैंड सेटलमेंट, ठीक है। उसके अंदर का 2 पॉइंट्स आते हैं, जमींदारी सिस्टम और रेवेन्यू सेटलमेंट, ठीक है। अब अगर हम और रीजंस दें कि व्हाट आर द वेरियस रीजंस फॉर द स्टैग्नेशन एंड डिटरेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो उसके बेसिकली रीजंस क्या हैं कि नंबर 1 पॉइंट तो हमारा ये हो गया, वेरियस सिस्टम्स ऑफ लैंड सेटलमेंट, ठीक है। अब अगर आपको और पॉइंट मेंशन करने हैं तो ये होता है नंबर 2, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। नंबर 3, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। नंबर 4, नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। सबसे पहले बात करते हैं लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो, टेक्नोलॉजी की जहां तक हम लोग बात करें, टेक्नोलॉजी की जिम्मेदारी तो कभी हिंदुस्तानियों ने खुद भी नहीं ली एग्रीकल्चर सेक्टर में उसको पेनिट्रेट करने के लिए। जस्टिफाई करते हैं इस बात को जो मैं स्टेटमेंट क्लेम कर रहा हूं। अंग्रेज तो बाहर से आए थे, ये तो धरती थी भी नहीं उनकी, वो क्यों प्रयास करेंगे यहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। जबकि हिंदुस्तान में रहने वाले मुगल शासक जो थे, उन्होंने कौन सा प्रयास कर लिया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम टेक्नोलॉजी को पेनिट्रेट करें या इंट्रोड्यूस करें, प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करने के लिए, क्रॉप्स की फर्टिलिटी को और ज़्यादा अच्छे से इनहेंस करने के लिए क्या प्रयास करा उन्होंने? कुछ भी नहीं करा। तो टेक्नोलॉजी की कमी थी। अब आगे चलकर आपको पता है लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको आप कहते हो, तो बच्चों के दिमाग में डाउट आता है कि सर टेक्नोलॉजी मतलब क्या। बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर टेक्नोलॉजी मतलब क्या, एग्रीकल्चर में कैसी टेक्नोलॉजी। आप वो 2 तरीके से टेक्नोलॉजी को जस्टिफाई कर सकते हो। देखो, ये थोड़ा सा कंटेक्स्ट ना आज़ादी से पहले का और आज़ादी के टाइम का है, तो मैं हैवी टर्म्स आपसे यूज़ नहीं करने वाला, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए कंटेम्प्रेरी सिचुएशन से 2 टर्म ज़रूर यूज़ करूंगा। एक, कैपिटल टेक्नोलॉजी कभी इंट्रोड्यूस नहीं करी गई, लिख देता हूँ मैं इसको, आप यूज़ कर सकते हो, कोई गलत बात नहीं है इसको यूज़ करने में कि अगर आप आंसर में लिखोगे आप सोचो नंबर कट जाएंगे हमारे, बिल्कुल नहीं कटेंगे। एक, कैपिटल टेक्नोलॉजी कभी इंट्रोड्यूस नहीं करी गई। एग्रीकल्चर में 2 तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है मेजरली। कैपिटल टेक्नोलॉजी जिसमें आप ना टूल्स, मशीनरी यूज़ करते हो, तो इसका मैं एक प्यारा सा एग्जांपल आपको दे देता हूं, ट्रैक्टर। ऐसा कुछ प्रयास नहीं करा क्या? दूसरा होता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में आगे चलकर 1960 में इसकी दिशा में हम एग्रीकल्चर सेक्टर में एक टेक्नोलॉजिकल पेनिट्रेशन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ HYV, वैरायटी ऑफ सीड्स। अब देखो श्रेया क्या है, हम मुस्कान ऐसे भी तो कर सकते हैं ना कि ये वाले टर्म्स अगर मुस्कान गुंजन हम वैसे लिखेंगे, अगर फाइका के जब हम ऐसा आंसर लिख रहे हैं जो कि फाइका हिस्टोरिकल साउंड हो रहा है आंसर हमें काफ़ी ज़्यादा उस जमाने का है ना, कि जब ये टर्म्स थोड़ी सी ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हम टाइम से आगे बढ़कर बात कर रहे हैं, तो हम फाइका नॉर्मल भी तो मेंशन कर सकते हैं कि कोई भी मशीनरी इन द फॉर्म ऑफ ट्रैक्टर्स का भी इंट्रोड्यूस नहीं करेगी एग्रीकल्चर में, और सीड्स की प्रोडक्टिविटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए HYV वैरायटी ऑफ जैसे सीड्स के ऊपर कभी वर्क नहीं करा गया कि ऐसे कोई सीड्स हो सकते हैं क्या कि जिसमें कीड़े ना लगे, या थोड़ा सा हम कुछ फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स वगैरह डालकर अगर डाल रहे हैं एक सीड और पैदावार हो जाए 12-13 प्लांट्स की। HYV वैरायटी ऑफ सीड्स यही करता है ना, आपको पता है ना, एक क्रॉप डालो मल्टीपल प्रोडक्शन हो जाती है उससे, यही करता है कि नहीं करता है ना। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजिकल पेनिट्रेशन थी वो काफी कम थी, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। दूसरा, इरिगेशन फैसिलिटी। डिफाइन इरिगेशन, बताओ प्राची, इरिगेशन निर्भय क्या होता है? इरिगेशन, इरिगेशन हमारा टॉपिक है जीएस पेपर 3 मेंस के अंदर, ठीक है। डेडिकेटेड टॉपिक है जिसके ऊपर 60-70 पेजेस हमें कंटेंट प्रिपेयर करके जाना है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं बच्चों की तरह कि डिफाइन इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन, गुड गुड, कुल मिलाकर पानी जो है वो खेती बाड़ी में इंट्रोड्यूस करना, डेट इज इरिगेशन, ठीक है। वो किस किस प्रकार से हो सकता है, जरा थोड़ा ट्राई करो बोलने का, किस किस प्रकार से हम पानी डाल सकते हैं। घर से बाल्टियां ला के तो फाइका डालेंगे नहीं, किस किस प्रकार से। अच्छा, एक सेकंड, बारिश को इरिगेशन बोल सकता हूं मैं? बारिश को इरिगेशन श्रेया बोल सकता हूं मैं? सोच समझ के आंसर देना श्रेया, बताओ प्राची।
गुड। इरिगेशन ना एक ह्यूमन कंट्रोल्ड सिस्टम होता है। प्राकृतिक रूप से हम कभी भी इरिगेशन टर्म यूज नहीं करते हैं, उसको तो हम नॉर्मल क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन, राइट। जैसा कि गुंजन ने वर्ड मेंशन करा, एक्सट्रीमली इंप्रेसिव वर्ड गुंजन, अच्छी बात है। कंट्रोलिंग सिस्टम, बारिश के ऊपर हमारा कंट्रोल होता है कि हर कोई डिमांड कर रहा है गुंजन बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। ज्यादा अगर हो गई फिर भी किसान बैठ के रोएगा, है कि नहीं। तो इरिगेशन एक कंट्रोल्ड एनवायरमेंट के अंदर एक ऐसा ह्यूमनली इंट्रोड्यूस्ड करा हुआ सिस्टम होता है जिससे हम खेतों में पानी पहुंचाते हैं, क्रॉप्स को सही टाइम पर पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाए। इसके अलग अलग प्रकार जरा मुझे बताओ इरिगेशन के। एक दो चीजें लिख लेते हैं जरा, एक सेकंड। कैनाल्स, जैसा कि गुंजन आपने बोला, एक एक करके एक एक बोलना सिर्फ। हाँ, और बताओ मुस्कान, आप बताओ कोई। गुड। ड्रिप सिस्टम, ये प्राची आपने बोला। ड्रिप इरिगेशन, और बताओ। ट्यूबवेल्स, गुड निर्वैर। ट्यूबवेल्स, हैंड, शाबाश फाइका, हैंड पंप्स। और ट्यूबवेल्स में अगर हम वेल को अलग करते तो कुआं भी तो हो जाएगा, है ना। पानी का माध्यम तो है ही ना, भले ही वो कनेक्टेड नहीं होगा ये, लेकिन पास में अगर अवेलेबल है तो बाल्टी भर भर के डाल तो सकते ही हैं, कोई दिक्कत है नहीं ना। और क्या, अरे यार मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि इरिगेशन के वो बताओ, प्रकार बताओ। मैं उस ज़माने को करेक्ट नहीं कर रहा हूँ, उस ज़माने में तो कुछ भी नहीं था ये कुएं के अलावा। नहीं नहीं, हाँ प्राची बताओ। हाँ एक मिनट रुक जाओ निर्भर, हाँ बताओ प्राची। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, जो इरिगेशन जो प्रॉपर जो टर्म जब से डिवाइस करी गई ना प्राची, उसमें हम रेनफॉल को ना नहीं मानते नहीं है एक्चुअली। रेनफॉल को आप जो से कंट्रोल करोगे तो हम क्या कहते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। चलो मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि आपके दिमाग में क्या डाउट आ रहा है। मान ली चलो ये वाली बात आपकी, 1950 से लेकर 2024 में आप बैठे हो, अभी भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भारत में कितना होता है बताओ। बारिश को कौन कंट्रोल करता है बताओ, कितना स्टोर करते हो आप बारिश का पानी, कौन सा किसान स्टोर करता है बारिश का पानी, कितने डिवाइसेस होते हैं इसके लिए हमारे पास हिंदुस्तान में, कौन सी टेक्नोलॉजी है, ये स्टोर कहाँ होता है, कितने खेतों में टैंक लगे होते हैं इसको स्टोर करने के लिए, बताओ जरा। एक खेत बता दो मुझे, यूपी एमपी या कहीं कहीं भी। अक्सर लोग क्या करते हैं, बाल्टी में भर के रखते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप ये मान भी रहे हो ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, हमारा आंसर ना प्राची यहाँ पर गलत हो सकता है, इसलिए मैं इसको ना कभी इस आंसर को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। पता क्यों, एग्जामिनर के परस्पेक्टिव से सोच के देखो प्राची। एग्जामिनर कहेगा ये पागल है क्या स्टूडेंट, ये इसको कुछ पता नहीं है, उल्लू की पट्टी है क्या ये। क्यों कहेगा वो ऐसा, क्योंकि एसिड रेन का फिनोमेना भूल जाओगे आप, जो कि फसलों को विनाशकारी मोड़ पर ले जाएगा। समझ रहे हो, इसलिए कोई भी आंसर देने से पहले, तभी तो मैं कहता हूँ कि देखो भाई, आपको 6 से 8 महीने 10 महीने का समय, मैं बार बार इसलिए तो कहता हूँ आपको इंटरकनेक्शन करने में, आप जो बोल रहे हो ना वो आप एक तरफा बोलते हो। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरली आप सब लोगों को बोल रहा हूँ, आपके जो आंसर होते हैं वो एक तरफा होते हैं। आप कुछ भी चीज़ बोलने से पहले सोचो कि इसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या आ सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि फिर आप हर चीज़ का किंतु परंतु निकालो और कुछ इनिशिएटिव ना करो अपना आंसर। लेकिन प्राची ये वाली बात ना एसिड रेन की वजह से, जब से अगर देखो पर्यावरण नहीं बिगड़ा होता ना प्राची, बारिश से अच्छा कुछ नहीं था, लोगों ने पानी पिया है। आप अपने दादा दादी से पूछो, नाना नानी से पूछो, वो हमें हमारे घर में बताते हैं कि बारिश का पानी वो पी लेते थे भर के, पीने लायक था वो पानी। आज के समय में प्राची आप ये पानी पी लो, आप अल्लाह के पास पहुंच जाओगे, है ना। समझ गए, हाँ और बताओ। कैनाल हो गया, ट्रिप इरिगेशन हो गया, ट्यूबवेल हो गया, हैंडपम्प हो गया, वेल्स हो गए, और हाँ उसको उसको ना वैसे कहते हैं, जो आप एम्बैंकमेंट्स कह रहे हो ना, डैम्स, है ना। बांध बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। हम्म, स्प्रिंकलर्स, गुड। अच्छा, इनमें से
जितने भी आप लोगों ने आंसर दिए मुझे, जो लिस्ट है 7 चीज़ों की आपके सामने, कैनाल्स, ड्रिप इरिगेशन, ट्यूबवेल्स एंड पंप्स, वेल्स, डैम्स, स्प्रिंकलर्स, इनमें से मुझे ये बताओ ज़रा कि एरिड और सेमी एरिड रीजन में कौन सा बेस्ट इरिगेशन सिस्टम है यूज़ करने वाला इनमें से? ड्रिप इरिगेशन। ऐसा क्यों? हाँ, उधर वाटर इतना अवेलेबल नहीं होता है और यहाँ पर पानी की वेस्टेज भी नहीं होती है, राइट? बूंद बूंद करके पानी जो है आराम से पहुँचता है। इसको मैं दिखाऊं, ये डायग्राम दिख रहा है आप सबको? बूंद बूंद करके पानी आराम से पहुँचता है, ठीक है? ओके, ये हो गया ड्रिप इरिगेशन, ऐसे वर्क करता है, ठीक है? उसके बाद है लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, इसकी कमी थी। फिर नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। किसान जो होता है वो कैसा होता है हमारे देश में, और आज भी कैसा है? एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, अवेयर और अनअवेयर। अनएजुकेटेड अनअवेयर होता है। अनअवेयर इन द सेंस वो हमारे मुकाबले काफ़ी कुछ, एक किसान जो होता है वो बता सकता है कि फसल कैसे ग्रो होती है, क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जब बात आती है हल्की फुल्की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए, या फिर कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, फर्टिलाइज़र वगैरह, पेस्टिसाइड्स वगैरह कितना डालना है, तो क्या आप एग्री करते हो बहुत सारे किसानों को ये समस्या होती है कि उनको ये पता नहीं होता है कि जिस क्रॉप में कम फर्टिलाइज़र डालना है वहाँ पर ज़्यादा बोरी पटक दी, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा भारी भरकम मात्रा के अंदर पटकना है फर्टिलाइज़र तो वहाँ पर कम डाल दिया। इसकी वजह से क्रॉप की, फसल की पैदावार हैम्पर होगी फायका कि नहीं होगी, बताओ? फसल की पैदावार इससे हैम्पर होगी? फर्क, मैं ये कह रहा हूँ जैसे फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, फर्टिलाइज़र को ही मान लेते हैं चलो प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करने के लिए। जिन फसल में कम डालना था वहाँ किसान ने ज़्यादा डाल दिया, जहाँ ज़्यादा डालना था वहाँ कम डाल दिया, प्रोडक्टिविटी के ऊपर फ़र्क पड़ेगा? पड़ेगा। इन्वायरमेंट से कनेक्ट करते हुए ज़रा प्राची इन सबको एक बात बताओ, ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने की वजह से एक प्रोसेस बर्थ लेता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग पर्यावरण में? हाँ, यूट्रोफिकेशन। क्या फाइटोप्लैंक्टन खेत में कहाँ जाएगी यार निर्वैर, क्या हो गया? हमेशा हमेशा जो एक फिनोमेना बढ़ देता है, ये तो निर्वैर आप थोड़ा पौंड, तालाब और किसी उसकी बात कर रहे हो, है ना, सिस्टम की। यूट्रोफिकेशन क्या पार्कों में हो जाएगा? यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन तो पानी के ऊपर होगा ना, किसी पानी के सोर्स के ऊपर। बायोमैग्निफिकेशन नहीं। दिल जीतने वाली बात बताओ, वो बताओ जो मैं रट कर आया हूं। एग्रीकल्चर रन ऑफ, थोड़ा सा क्लोज हो, एक वर्ड और है इसके साथ एसोसिएटेड। ये तो आप प्रोसेस बता रहे हो, एंड रिजल्ट कहां पहुंचेगा? हाँ, तो वो एंड रिजल्ट क्या होगा? लीचिंग। लीचिंग, है ना? वो याद है ना आपको? किसान क्या करता है, वो डालते रहता है बोरियां, और पानी के साथ फर्टिलाइजर घुलते घुलते सॉइल के अंदर जो पार्टिकल्स के अंदर इंटरस्पेसिंग होती है वो जगह बना बनाकर रिश्ते 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 नीचे पहुंच जाता है, ग्राउंड वाटर तक पहुंच गया, तो ग्राउंड वाटर तो हो गया बर्बाद, जहरीला हो गया वो काइंड ऑफ। लेकिन किसान ये सोचता है इतनी फर्टिलाइजर की बोरियां डाली फिर भी फसल की पैदावार अच्छी क्यों नहीं हुई, तो वो उस चक्कर में क्या करता है फिर प्राची? और बोरियां पटकता है, और ज्यादा फर्टिलाइजर की बोरियां पटकने की वजह से सॉइल की नेचुरल प्रोडक्टिविटी कायम रहेगी क्या? एसिडिक हो जाएगा, और एसिडिक हो जाएगा यानी कि हम पीएमएफआईएस में क्या पढ़ते हैं, उसकी पीएच वैल्यू कम, न्यूट्रल या ज्यादा, कैसी हो जाएगी? लो। जब पीएच वैल्यू लो, जब कम होने लग जाती है, कितना न्यूट्रल पॉइंट कितना होता है? 7, है ना? 7 से कम होने लग जाए तो एसिडिक, और 7 से ज्यादा होने लग जाए तो बेसिक। गुड, एल्कलाइन वही बेसिक, ठीक है? तो वो तो सिर्फ वो तो नॉर्मल केमिकल्स वगैरह होता है, तो हर साल चलता है ना। ये गौरव हम सुनते नहीं, वो खरबूजे तरबूजे के अंदर उसको बड़ा करने के लिए, लाल करने के लिए
आम को ज़्यादा पीला करने के लिए वो केमिकल्स डाल दिए, वो है क्या कहते हैं उसके अंदर एक एडिशनल एडिटिव्स ऐड कर जो करे जाते हैं उनके फ्लेवर या फिर उनके कलर को या फिर उनके साइज़ को एनहेंस करने के लिए। और जब ये बढ़ता रहता है और पर्यावरण में पहुंचता है तो निर्वैर इसके लिए कौन सी टर्म यूज होती है? जब ये जहर जो पोल्यूटेंट्स एक जगह पर इकट्ठे भी होते रहते हैं और हर एक लेवल ऑफ फूड चेन में जब ये जाते रहते हैं तब उसको हम क्या कहते हैं? दो टर्म्स क्या कहते हैं? बायो एक्यूमुलेशन यानी कि इकट्ठा होना, और जब वो बढ़ता रहे तो बायो मैग्निफिकेशन। गुड। मुस्कान, किसी भी बात से परेशान नहीं होना है। ये सब लोग लेक्चर्स देख चुके हैं, मम्मी के पेट से सीख कर नहीं आए थे सब लोग, आप भी सीख जाओगे कुछ महीनों में, ठीक है? तो परेशान नहीं होना है कि कोई क्या बोल रहा है, ये इनको कैसे पता, ये सब है ना, इनकी मम्मी ने नहीं सिखाया था इनको जब ये 9 महीने पेट में थे, ठीक है? बाद में सीखे हैं, ट्रू आईएएस में आने के बाद सीखे हैं, ठीक है? आप भी सीख जाओगे, कोई भी परेशान मत होना किसी भी चीज़ से। पूरी नॉलेज किसी को भी नहीं है, मुझे खुद नहीं है। तो बिसाइड दिस, लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज एंड नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, ये सब भी वो कंडीशंस थी, फैक्टर्स थे, कॉजेस थे, रीजंस थे, विच ऑल एडेड अप टू एग्रावेट। एग्रावेट का मतलब क्या होता है? शब्द का मतलब बढ़ाना, मल्टीप्लाई करना, किसी चीज को इंक्रीज कर देना, किसी भी चीज की इंटेंसिटी बढ़ा देना। तो ऑल एडेड अप टू एग्रावेट द प्लाइट। प्लाइट का मतलब होता है कंडीशन या सिचुएशन ऑफ द फार्मर्स, एंड इसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की धज्जियां उड़ गई थी। इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डिसमल लेवल ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, जितनी होनी चाहिए उतनी भी नहीं थी, धज्जियां उड़ गई थी उसकी। कितने रीजंस हो गए हमारे पास? 4 हो गए ना अभी तक। लैंड सेटलमेंट, जिसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं, ए है जमींदारी सिस्टम, बी है रेवेन्यू सेटलमेंट। दूसरा हमने क्या पढ़ा? लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। तीसरा लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। चौथा नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। पांचवा है रीजन जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। चलो मैंने आपको अच्छे से बताया था इसके बारे में, ज़रा इसको कोई एक्सप्लेन करो। गौरव आप बताओ ज़रा इसको, क्या होता है मतलब कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का? निर्वैर, आप गौरव हो? हाँ गौरव बताओ, आप थे कल के लेक्चर में गौरव? तो बताओ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या होता है? कोशिश करो, गलत हो के मैं बैठा हूँ, ट्राई तो करो। फाइका क्या होता है कमर्शलाइजेशन का मतलब ऑफ एग्रीकल्चर? गुड। फूड क्रॉप्स की जगह जब हम कैश क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, ठीक है, तब हम उसको कहते हैं कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, लाइक इंडिको वगैरह। और हमने कैश क्रॉप्स के जो नाम दिए थे वो लिस्टिंग जरा बताना जरा मुझे, गुंजन, सारे कैश क्रॉप के नाम बताओ सबको, आराम आराम से, आराम आराम से। हाँ, राइस, कॉफी, टी, राइस। राइस नहीं होता है। ठीक है, जरा बताओ, प्राची बताओ, क्लास में जो लास्ट दिन हो जाता है अगले दिन वो आपके जबान पर होना चाहिए। गौरव, गुंजन, कोई भी हो, रिकॉल आप नहीं करोगे, आप ये पहले से होमवर्क करके लाओगे। अगर इतना भी नहीं कर पा रहे, प्रिपरेशन छोड़ दो, मैंने पहले बता रखा, चपरासी की तैयारी करो, जल्दी निकल जाएगा एग्जाम। हाँ, ये कहाँ आ गए? बटर शुगर कहाँ से आ गए? नहीं 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 नहीं, आप बताओ, प्राची जरा बताओ, कैश क्रॉप बताओ जरा, कोई भी लिस्ट बता दो। कॉटन है, निर्वैर, हाँ, शुगर केन, और टी, कॉफी, और सबसे खतरनाक, सबसे खतरनाक इंडिको। इंडिको सबसे खतरनाक क्यों बोलते हैं फाइका उसको? हाँ, फर्टिलिटी होती है सॉइल की, वो पूरी ऐसी खत्म हो जाती है कि कल को उस पर अगर फूड क्रॉप उगाना भी है ना तो वो उगेगा नहीं फिर वो। पर अंग्रेज ऐसा क्यों करते थे? इंडिको को यहाँ पर क्यों उगवाते थे जब उनको पता है कि दोबारा अगर जैसे कल को मान लो इसकी खेती अगर बंद भी हो गई और फूड क्रॉप कभी नहीं उगेगा तो ये तो जो ज़मीन है इसकी तो फिर लंका लगा दी हमने, तो ऐसा क्यों करते थे? गुड है ना। जब प्रॉपर्टी में आपकी यूज़ कर रहा हूँ ना निर्वैर, या कोई भी यूज़ कर रहा होता है किसी की भी, तो उसको लगता है कि मेरा क्या जा रहा है ना भाई का, मेरी थोड़ी नुकसान हो रहा है। तो उनकी होम कंट्री तो थी नहीं है निर्वैर, इस वजह से।
तो कमर्शलाइजेशन का आप मतलब सीखे कि कैश क्रॉप उगाना इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स, ठीक है। इसकी वजह से भी एग्रीकल्चर स्टैग्नेट हुआ और डिटेरिएट हुआ। फायका सर इस पॉइंट को प्रूव कर सकते हो कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कैसे रिस्पॉन्सिबल था स्टैग्नेशन और डिटेरिएशन के लिए? अगर आप ये तो जान गए हो कि फूड क्रॉप को ना उगाकर कैश क्रॉप उगाना, तो पर ये एग्रीकल्चर की स्थिरता के लिए और उसकी बर्बादी के लिए कैसे कारण था, ये बता, सोच के बताओ सर। हाँ, जिसकी वजह से कम किसानों की राहत तो मिल जाती थी कि भाई बिक नहीं रहा है तो कम से कम रोटी तो खा के पेट तो भर ले कम से कम, है ना। जैसे मतलब मान लो आपकी मेरे पास जमीन है खेती की, है ना भाई का, तो अपन को क्या लगेगा कि ऐसा करते हैं सर कि बेचना क्या है, कम से कम रोटी खा लें, गुजारा कर ले। इंसान को चाहिए क्या, कपड़े रोटी मकान, है ना। तो कम से कम उतना उतना गुजारा करने के लिए अपना हो तो जाए। लेकिन जब यही खत्म हो गया, और खत्म कैसे हो गया, खत्म कैसे हो गया, इन्होंने छीन लिया, हत्या लिया, और इसके लिए इनके पास सबसे बड़े दलाल कौन से थे ये काम करवाने के लिए? जमींदार। हाँ, अब बोलो उसके आगे। हाँ। हम्म, हाँ। हाँ, फूड क्रॉप्स को खत्म करा दिया। और ये आप इंडिगो वाला पॉइंट भी सही बोल रहे हो, क्योंकि आप सब लोग जानते हो ना, जो फायका बोल रही है कि ज्यादातर कैश क्रॉप में इंडिगो ही वो ग्रो करवाते थे। ये सब जो असम के अंदर जो टेरिस फार्मिंग, टी प्लांटेशन वगैरह, ये तो लिमिटेड एरिया तक सीमित थे, लेकिन इंडिगो पूरा का पूरा बिछा हुआ था, है ना। और इंडिगो की सबसे प्रोमिनेंट खेती कौन से इलाके में होती थी, कहाँ करवाते थे ये सबसे ज्यादा? नहीं नहीं, आपको नहीं पता वो, आपको आपको हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री अभी आपने देखी नहीं है, बाकी इन लोगों को आप लोग बताओ। ये डेक्कन कहाँ चले गए इंडिगो के लिए, साउथ में, बिहार रीजन के आसपास, भूल गए? ठीक है, हाँ फाइक, अब आप कंटिन्यू करो। हम्म। हाँ। इस आंसर को फायका बोलते हुए सिर्फ इंडिगो नहीं, इंडिगो एंड अदर कैश क्रॉप्स वर्ड यूज करा करो, ठीक है। हाँ हाँ, वरना आंसर नैरो दिखेगा थोड़ा सा, है ना। तो उसकी वजह से उनको लगता था कि मार्केटाइजेशन या फिर जिसको कमर्शलाइजेशन हम कहते हैं वो ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अब वो जो पैसा, जिनकी जमीन थी, जिनके पास आना चाहिए था, चलो पैसा नहीं आ रहा था तो रोटी तो वो खा रहे थे, अब वो रोटी भी चली गई, खेत भी चला गया, और पैसा भी किसकी जेब में जा रहा है? जमींदार और अंग्रेजों की जेब में जा रहा है, ब्रिटिशर्स की जेब में जा रहा है। क्या? हाँ, इंडिगो रिवोल्ट भी हुआ था, हाँ हाँ बिल्कुल। तो जो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वाला जो पॉइंट है, राइटर आपसे कह रहा है, दिस कुड हार्डली हेल्प फार्मर्स इन इंप्रूविंग देयर इकोनॉमिक कंडीशन, एज इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड क्रॉप्स, अब उनको कौन से क्रॉप्स प्रोड्यूस करने थे? कैश क्रॉप्स, विच वर अल्टीमेटली यूज बाय ब्रिटिश इंडस्ट्रीज बैक होम। यानी कि वो कहाँ यूज करते थे इन कैश क्रॉप्स को? अपने देश। जैसे आप मुझे एक वो बताओ, कौन सा ऐसा कैश क्रॉप था जिसको वो जाकर अपने देश में टेक्सटाइल्स में यूज करते थे? नहीं 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 नहीं, अरे मैं कह रहा हूं कौन सा ऐसा कैश क्रॉप था जिसको अंग्रेज अपने होम कंट्री में जाके टेक्सटाइल्स में यूज करते थे, कपड़ों में? इंडिको। इंडिको डाई बनती थी ना उससे, ब्लू कलर के कपड़े नहीं बनाते थे वो बहुत ज़्यादा, है ना, चादर वगैरह बनाते थे, गाउन वगैरह बनता था, शिरॉन बनता था, ठीक है, वो भी एक कैटेगरी होती है गाउन की। तो सबसे बड़ा झटका हिंदुस्तानियों को कब लगता है इंडिको की खेती में? जब यूरोप में क्या डेवलप हो जाती है, क्या इन्वेंट हो जाती है? नहीं, सिंथेटिक इंडिगो, नेचुरल जो आर्टिफिशियल डाई जिसको हम लोग कहते हैं, ना, सिंथेटिक इंडिगो जब डेवलप हो जाती है, तो वो हिंदुस्तानियों से क्या बोलते हैं? अब हम तुमसे क्या नहीं खरीदेंगे, इंडिगो नहीं खरीदेंगे। अब दिक्कत क्या थी इंडिगो की खेती की? दिक्कत फाइका आपने क्या बताई थी, जरा फिर से रिपीट करना, कि जिस लैंड पर इंडिगो ग्रो होता है उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। अभी तक मैं आपको आश्वासन देता हुआ आया फायका कि मैं आपसे इंडिगो खरीदता रहूंगा, खरीदता रहूंगा, खरीदता रहूंगा। अब मैंने आपको बोला नहीं, हमने तो कुछ और इन्वेंट कर दिया आर्टिफिशियल तरीके से, अब आपकी वाली नहीं चाहिए हमें। तो अब ना तो आप इंडिगो बेचने लायक, रोटी कमाने लायक रहे, और ना आपकी खुद की जमीन, आपकी जमीन ऐसी रही कि आप जिस पर आप खेती बाड़ी करके गुजारा करने के लिए क्रॉप्स उगा लो, फूड क्रॉप्स उगा लो, राइट। ये भी एक कारण है मुस्कान, एग्रीकल्चर सेक्टर की स्टैग्नेशन और डिटरेशन के लिए। क्यों गुंजन? ठीक है, कनेक्ट कर पा रहे हो मुस्कान, चीजें क्लियर हो रही है? ठीक है। तो डिस्पाइट सम प्रोग्रेस मेड इन इरिगेशन, इंडिया का जो एग्रीकल्चर था, इट वॉज स्टार्व्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टेरेसिंग, मतलब
किसी भी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती थी। टेरेस फार्मिंग के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं होती थी, फ्लड कंट्रोल के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं होती थी, ड्रेनेज सिस्टम के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती थी, सॉइल जो ज़्यादा सेलिनिटी से जूझ रहा है उसके डिसैलिनेशन कैसे, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करे जाते थे। कुछ जो सेक्शन ऑफ फार्मर्स थे उन्होंने अपने क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज ज़रूर करा। उन्होंने सोचा फूड क्रॉप से इतनी हमें कमाई नहीं होती है तो हम क्यों ना कमर्शियल क्रॉप्स की तरफ चले जाएं। लेकिन अ लार्ज सेक्शन ऑफ टेनेंट्स, स्मॉल फार्मर्स एंड शेयर क्रॉपर्स, ना ही उनके पास रिसोर्सेज थे, ना ही उनके पास टेक्नोलॉजी थी, ना ही किसी प्रकार का मोटिवेशन या पैसा या पुश था ताकि वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इंप्रूव करके इसकी कंडीशन को इंप्रूव कर सके। तो यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में किसी भी प्रकार की हेल्प किसी भी डायरेक्शन से आ ही नहीं रही थी। ठीक है, क्लियर हो गया? ये तो मैंने आपको करा दिया था डक्काई मुस्लिम का बॉक्स। और एक ये चीज़ रह गई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, एग्रीकल्चर ड्यूरिंग प्री ब्रिटिश इंडिया। अच्छा, आप लोगों को एक चीज़ पता है ना, ये चीज़ आप बहुत अच्छे थे मेडिवल इंडियन हिस्ट्री और ये जितना भी पूनम दलाल भैया मेरे साथ पढ़ते हुए आए हो, आपने एक चीज़ जानी होगी ना, एनसीईआरटी वगैरह हिस्ट्री वगैरह की, जो भी जब भी कोई ट्रैवलर यहाँ पर आता था वो चीज़ें इतनी ज़्यादा हाईलाइट कर देता था जिसको हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। मुस्कान, आपने अभी तक लेक्चर्स में चीज़ सुनी होगी, है ना, कि जो चीज़ें हम रेगुलर रोज़मर्रा के जीवन में बहुत नॉर्मल कैजुअल तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, ट्रैवलर आते हुए उसको बहुत ज़्यादा ऐसे कोई पागल नहीं हो जाता किसी चीज़ को देखते हुए। इतनी ज़्यादा कहानियाँ जे कि मतलब जैसे मतलब मान लो कि कोई एक चीज़ है, मैंने आपको जैसे उसका बताया था, ये पान का बताया था, कोकोनट का बताया था, ठीक है, तो उसको बहुत ज़्यादा ये प्रेस कर कर एम्फसाइज कर कर ये बताते थे ट्रैवलर्स। जैसे कि याद है चंद्रगुप्त मौर्य की तारीफ चाणक्य ने कभी इतनी नहीं करी होगी जितनी कौन कर गया था, मेगसनीस, है ना, कहता था ना फीमेल बॉडी गार्ड है इसके आसपास, पेड़ लेकर चलता है, उस पेड़ पे चिड़िया होती हैं, सेम बेडरूम में 2 रातों से ज्यादा के लिए कभी सोता नहीं है। याद है वो पैराग्राफ 6 क्लास की एनसीईआरटी से, है ना। तो अब देखो, ऐसे ही एक ट्रैवलर आया था, फ्रेंच ट्रैवलर बर्नियर, ठीक है। तो एग्रीकल्चर ड्यूरिंग प्री ब्रिटिश इंडिया, फ्रेंच ट्रैवलर जब बर्नियर आता है, इसका एक ऑप्शन यूपीएस ने 2018 के प्रीलिम्स में दिया था। तो फ्रेंच ट्रैवलर बर्नियर जब आता है, उसने 17वीं शताब्दी के बंगाल को कुछ शब्दों में डिफाइन करा। कैसे कहता था, नॉलेज आई हैव एक्वायर्ड ऑफ बंगाल, जितना मैंने बंगाल के बारे में जाना, 2 विजिट मैंने इंडिया में लगाई। देखो ऐसे क्वेश्चंस ना यूपीएससी स्टेटमेंट की फॉर्म में बनाता है। बर्नियर के बारे में आप नॉर्मली एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में पढ़ लोगे, पूनम दलाल दहिया में पढ़ लोगे, कहीं ना कहीं सुन लोगे। अब कभी वो स्टेटमेंट देते कि इसने 2 विजिट लगाई इंडिया के अंदर, अब आप कहोगे साला ये वाला फैक्ट कहाँ पर था। तो समझ जाना कि यूपीएससी एनसीईआरटी, यूपीएससी की जो टीम होती है वो एनसीईआरटी को बहुत खोदती है। और जितने भी मैं गोले लगाता हूँ या जो पॉइंट अंडरलाइन करता हूँ, जो टिक मार्क करता हूँ, समझ जाया करो वो आपके लेक्चर में, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो द नॉलेज आई हैव एक्वायर्ड ऑफ बंगाल एंड 2 विजिट्स, 2 बार जो मैं इंडिया आया, उसने मुझे ये कंक्लूड करने पर मजबूर कर दिया कि सिर्फ बंगाल, देखना तारीफ किसकी कर रहा है, सिर्फ बंगाल इजिप्ट से, पूरे के पूरे इजिप्ट से ज़्यादा अमीर है। बंगाल जो भी चीज़ एक्सपोर्ट करता है अबंडेंस में, लाइक कॉटन, सिल्क, राइस, शुगर, बटर, ठीक है, इट प्रोड्यूसेस हद से ज़्यादा अपने कंजम्पशन के लिए भी और बेचने के लिए भी। तो क्या क्या प्रोड्यूस होता है यहाँ पर इसके अलावा, वीट, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, फाउल्स, डक्स, गीस। यहाँ पर हमें बहुत सारा पिग्स, फ्लॉक्स ऑफ शीप एंड गोट्स भी देखने को मिलते हैं। हर तरह की फिश यहाँ पर भरपूर मात्रा में है। एंड फ्रॉम राजमहल टू द सी, ये एक एरिया है। और मैंने आपको बताया था बंगाल से वो आज के ज़माने का पश्चिम बंगाल नहीं है, बंगाल प्रेसिडेंसी, जिसके अंदर बिहार और आसपास के थोड़ा सा उड़ीसा का पार्ट और भी रीजन्स कवर होते थे। तो फ्रॉम राजमहल टू द सी इज एन एंडलेस नंबर ऑफ कैनाल्स। अब ये देखो आपको क्या दिखा रहा है, जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे तो हम क्या, कौन सी दिक्कत पढ़ रहे थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर डिटेरियोरेट और स्टैग्नेट क्यों कर रहा था, इरिगेशन फैसिलिटीज इतनी नहीं है। लेकिन ये हमें जो बर्नियर है वो 17वीं शताब्दी के बंगाल की क्या पिक्चर हमें दे रहा है मेडिवल इंडिया की, कि वहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छी थी, अंग्रेजों ने बर्बाद कर दी सब कुछ। कट इन द बाइगॉन एजेस फ्रॉम गेंजेस बाय इमेंस लेबर फॉर नेविगेशन एंड इरिगेशन, ठीक है। तो बस ठीक है, इतना ही है।
यानी कि हमारे एग्रीकल्चर और हमारी इकोनॉमी की प्रॉस्पेरिटी की तारीफ ट्रैवलर्स भी कर कर गए अंग्रेज़ों के आने से पहले। लेकिन जब अंग्रेज़ यहाँ पर भारत के अंदर बेसिकली आते हैं और पूरा अपना अड्डा जमाते हैं, या फिर अंग्रेज जब आ भी चुके थे लेकिन उनका बेसिकली जो रूल था वो इंपीरियलिज्म की फॉर्म में ही था, कोलोनिज्म की फॉर्म में नहीं था। यानी कि सिर्फ उनका लेन देन इकॉनमी से था, अर्थव्यवस्था से था, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिवली और पॉलिटिकली जकड़ नहीं जमा रखी थी। उस टाइम पर हमारी इकॉनमी आसमानों को छू रही थी। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने अपने हाथ में सब कुछ ले लिया इकॉनमी का, उसके बाद इंडियन इकॉनमी की बर्बादी शुरू हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।